हेलो दोस्तों, आज एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। देखो ये डिफरेंस किस टाइप का है, ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हो जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफी, बीकॉम ऑनर्स हो जाए चाहे बीबी हो, बीबीए हो या फिर आपका एमकॉम हो, एमबीए हो, ये हर जगह पूछा जाता है। तो इसलिए इसमें कंटेंट की कमी नहीं करेंगे, काफी कंटेंट हम लिखने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। यानी हम इसमें जो है क्या सीखने वाला है, अगर मान लो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम उसके ऊपर आराम से नोट्स लिख सकें। इतना अच्छा कंटेंट यहाँ से उठाएंगे। वैसी वेल्थ के ऊपर अगर नोट्स पूछे तो आराम से लिखे, और डिफरेंस पूछे तो भी हमारे पास कंटेंट हो। तो कंटेंट में कमी नहीं करने, कम से कम इसमें कितने पॉइंट लिखेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट मेरे सामने है, 3 4 पॉइंट में भी और लिखूंगा, कोशिश करता हूँ 3 4 पॉइंट और बन जाए, ताकि जो है कंटेंट आपके पास हो और आप उसे फिर बढ़ा चढ़ा के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो मर्जी आपका मन करे बढ़ा दो, ठीक है ना। तो जो अभी का डिफरेंस होने वाला वो है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना। तो फटाफट से बनाना स्टार्ट करिए और फिर मैं स्टार्ट करता हूं इस डिफरेंस के बारे में बताना आपको। तो स्टार्ट करें, चलो। मीनिंग तो आता सबसे पहले, इसने बोला द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इंक्रीज किया जाता है क्या, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यानी अगर एक ऐसी प्रोसेस जो कि है क्या, किससे रिलेटेड, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी। बेटा क्या है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी, यानी प्रॉफिट को बढ़ाने की क्षमता, कैपेबिलिटी को किसी कंपनी की बढ़ाना को क्या कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी इज रेफर्ड टू एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर है। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू इंक्रीज द वैल्यू, इंक्रीज द वैल्यू, किसकी वैल्यू बढ़ानी है, ऑफ इट्स स्टॉक। स्टॉक का मतलब यहाँ पे माल नहीं है, स्टॉक का मतलब यहाँ पे शेयर्स है। जब शेयर्स का एक से ज्यादा शेयर्स होते हैं, बंडल ऑफ शेयर्स होते हैं, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ाना है, किसके लिए, फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, किसके लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए उनकी वैल्यू को बढ़ाना, उसको क्या कराते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैंने भी और बढ़ा रखी डेफिनेशन, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं पूरी पढ़ाऊंगा और आपको भी पूरी याद रखनी, ताकि कंटेंट आपके पास हो। देखो कंटेंट में कमी मत करना, ठीक है ना। तो उसने लिखा है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी या ऑफ द कंपनी इज टर्म्ड एज, या टर्म इज रेफर्ड टू एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आगे लिखा है इट इज, दैट इज, आई डॉट ई डॉट का मतलब दैट इज होता है। तो दैट इज, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ, किसका मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट करना है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, किसका, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है थ्रू अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज, जो भी आप कर सको एक्टिविटीज उसके थ्रू, ताकि आप इंक्रीज कर सको प्रॉफिट्स को ऑफ द कंपनी। तो आपको पूरा याद करो किस तरह से, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी इज रेफर्ड टू एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इज, इट इज द मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट, ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट करना थ्रू अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज, जो भी आप एक्टिविटीज करो उसके थ्रू, ताकि आप अर्न कर सको किसको, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। क्लियर हो गया। जबकि यहां पे लिखा था एबिलिटी ऑफ अ कंपनी या एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स स्टॉक, वैल्यू ऑफ इट्स शेयर, ठीक है, फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इज रेफर टू एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये स्टेक होल्डर्स क्या होता है, देखो एक होता है शेयर होल्डर, एक होता है स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर होते हैं, उन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं। जबकि जो स्टेक होल्डर होते हैं वो ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, जो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। स्टेक होल्डर्स में वो सभी पार्टीज आती है जो कंपनी से जुड़ी हुई होती है, जो कि कस्टमर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी जो कंपनी से जुड़ा हो उसे क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर। तो बड़ा कौन हुआ, स्टेक होल्डर हुआ या शेयर होल्डर, बड़ा हुआ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है, स्टेक होल्डर क्या है, एक वाइडर यानी बहुत बड़ी टर्म है, जबकि जो शेयर होल्डर होता है एक छोटी टर्म है। शेयर होल्डर इसके अंदर ही आता है, स्टेक होल्डर नहीं, शेयर होल्डर भी एक स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर भी एक स्टेक होल्डर है। समझ में आ गया। तो सभी स्टेक होल्डर के बेनिफिट के लिए है। आगे, इट मैनेजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये मैनेज करता है, किसको मैनेज करता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। यहाँ पे भी देखो फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज किया था, बट यहाँ पे मैनेज इस तरह से किया था कि प्रॉफिट बढ़ जाए, और यहाँ पे इस तरह से किया जाएगा इन सच अ वे दैट दीज इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगी, ओवरऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बढ़ानी है, ओवरऑल स्टेक होल्डर्स, यानी सभी स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट में चला जाए, तो वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता क्या है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को बढ़ाना, ये इसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि यहां पे लिखा है अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, जैसे इनकम और वेल्थ में अंतर होता है। इनकम मतलब जो आप कमा रहे हो, आपकी इनकम है 15,000 या 20,000 रुपए, आपने 20,000 रुपए कमाते हुए आपकी इनकम है, उस 20,000 को आपने जोड़ जोड़ के घर बना दिया, वेल्थ है। गाड़ी ली, वेल्थ है। घोड़ा लिया, वेल्थ है। समझा, सोना चांदी लिया, वेल्थ है। यानी इनकम जो आप कमा रहे हो और वेल्थ जो आप बना रहे हो, है ना, तो सबसे बेस्ट क्या है बेटा, वेल्थ। ठीक है ना, बट ये नहीं इनकम के बेटा, इनकम के बिना वेल्थ कुछ नहीं है, वेल्थ के बिना इनकम कुछ नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही जरूरी है एक तरह से, ठीक। बट एक बार वेल्थ बन गई तो आप एक तरह से पॉपुलर हो, टाइप के लगा लो, आप बैठे बैठे खा सकते हो अगर आपने अच्छी खासी वेल्थ बना ली तो, है ना। तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं दोनों पॉइंट, कि दोनों पॉइंट ही बेस्ट हो गए। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी इज रेफर टू एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इज इट इज द मैनेजमेंट किसका, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस तरह से मैनेज करो ताकि इंक्रीज कर सको आप प्रॉफिट्स को ऑफ द कंपनी। यहां पे द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स स्टॉक, यानी वैल्यू किसके, शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाना फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, उसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दैट इज इट मैनेजेस, ये मैनेज करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इन सच अ वे दैट दीज इंक्रीज, ये इंक्रीज करता है द वैल्यू ऑफ क्या है ओवरऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। बात ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अचीविंग, ये अचीव करने की बात करता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव यानी मैक्सिमाइज करने की बात कर रहा है प्रॉफिट को, जबकि ये अचीव करने की बात कर रहा है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को। इसका मतलब क्या आपको मैक्सिमाइज करनी है, वेल्थ ऑफ द कंपनी। समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर को ये जो करता है, ये इग्नोर करता है, इसको उससे कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, खुला सांड है, जहां मर्जी बैठ दो, इसका मतलब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करेगा, बट ये कंसीडर करेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, ये होता है बेटा, जैसे मान लो आज मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे तो 3 साल बाद वो कितने हो जाएंगे, तो ये जो कितने हो जाएंगे ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर डिपेंड है, यानी टाइम बीतने पर मनी की क्या वैल्यू होगी। तो यही वेल्थ मैंने आज मेरे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मान के चलो, है नहीं भाई, मतलब मान के चलो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 5 साल बाद वो कितनी होगी, तो टाइम बीतने पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हो बात ही बात देखी जाएगी, बट यहाँ पे ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेगा, इसमें इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर हो गया। देन फोकस की बात करें तो इसका फोकस क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा इसका फोकस क्या है। इसका फोकस है इंक्रीज करना प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना, वो भी कैसे, इन द शॉर्ट टर्म, अल्पकाल, छोटा काल, छोटा टाइम। ठीक है ना, तो इंक्रीजिंग द प्रॉफिट इसका अब क्या हो गया, फोकस हो गया। जबकि इसका फोकस करें तो इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ किसका, स्टेक होल्डर्स, सभी को देखना है। ठीक है ना, जो कि कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द लॉन्ग टर्म, क्या वर्ड यूज हो रहा है, लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, तो 4 पॉइंट मेरे हिसाब से तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अच्छा खासा कंटेंट भी आपको मिल गया बेटा। ठीक है, यहीं पे याद हो जाए ऐसा कुछ कोशिश करेंगे आपके लिए। चलो आगे लिखते हैं, आप इसे लिख लीजिए जब तक, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है ना, बाकी के कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। सबसे आगे जो है 5 नंबर का पॉइंट है आई थिंक हमारा ना, रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क क्या बात कर रहा है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो इग्नोर करता है द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है ना, यानी अनिश्चितताएं। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता। ठीक है ना, तो इसने बोला यहाँ पे जो रिस्क की बात करें तो उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, इनको इग्नोर करता है। किसको, रिस्क को और अनसर्टेनिटी को। मैंने बताया ना, खुला सांड है, जहां मर्जी भेड़ दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्या करता है, इग्नोर मार देता है। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है कंसीडर करता है किसको, द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। समझ में आ गया। चलो, एक्सटेंड एंड टाइम ऑफ बेनिफिट्स, यानी जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, जो आप वेल्थ कमा रहे हो, उसका बेनिफिट आप कब तक इंजॉय कर सकते हो। तो उसने बोला द ग्रोथ ऑफ द कंपनी थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर ग्रोथ हुई है, बट किसके थ्रू हुई है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के थ्रू हुई है, तो इज लिमिटेड टू, ये लिमिटेड रहेगी टू द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी वो इसी साल आपने आज प्रॉफिट कमा लिया, जरूर थोड़ा ना अगले साल भी कमाओगे, अगले साल क्या पता लॉस हो जाए, क्या पता कम प्रॉफिट हो जाए। तो उसने बोला यहाँ पे जो अगर ग्रोथ अगर आई है कंपनी की इसके थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो लिमिटेड होती है, करंट फाइनेंशियल ईयर तक ही लिमिट रहती है। जबकि जो बेनिफिट होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, वो एक्सटेंड जाता है बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब आगे और आगे बेनिफिट मिलता है द करंट ईयर। यानी करंट ईयर में तो बेनिफिट मिलेगा, उसके आगे भी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, विद अ ह्यूज मार्केट शेयर। आपका मार्केट शेयर ह्यूज हो जाता है एंड हायर मार्केट प्राइस, ठीक है, ऑफ द शेयर। जो आपके जो शेयर्स होते हैं उनका क्या, जो मार्केट प्राइस होता है वो हायर होता चला जाता है। अगर मान के चलो आपके पास एक घर है,
और दूसरी तरफ आपके पास क्या 50 घर है, तो अगर 50 घर है तो 50 को आप रेंट पे लगा के क्या सकते हो और पैसा अर्न कर सकते हो। तो वही बात है, अगर आपके पास एक है तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आपने वेल्थ अच्छी खासी बनाई है तो आपको फ्यूचर तक बैठे बैठे बेनिफिट मिल सकता है। क्लियर हो गया ना। तो उसने बोला सबसे पहले रिस्क, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर करता है रिस्क और अनसर्टेनिटी को, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर करता है रिस्क को भी और अनसर्टेनिटी को भी, ठीक है ना। जबकि एक्सटेंड टाइम ऑफ बेनिफिट की बात करें तो अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अगर बेनिफिट हो रहा है तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर तक ही सीमित रहता है ज्यादातर, ठीक है। कभी क्या थोड़ा बहुत एक्सटेंड होता है, बट ज्यादा देखा गया है कि लिमिटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर। जबकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेनिफिट होता है वो आगे आने वाले सालों में भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो लिखा ना बियॉन्ड, एक्सटेंड बियॉन्ड द करंट ईयर, यानी करंट ईयर के आगे भी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। कैसे? आपका मार्केट जो शेयर है वो बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी आपका मार्केट शेयर यूज होगा और लगातार बढ़ता चला जाता है, ठीक है। यूसेज की बात करें तो उसने बोला पहला वाला जो है इट हेल्प्स इन अचीविंग, ये मदद करता है आपको अचीव करने में क्या? एफिशिएंसी, यानी कुशलता। किस चीज में कुशलता? इन द कंपनीज डे टू डे ऑपरेशन, यानी कंपनी का जो काम चल रहा है उसमें क्या एफिशिएंसी की बात करता है, और टू मेक बिजनेस प्रॉफिटेबल। जैसे मान के चलो आज आपने कोई काम किया फर्स्ट टाइम, थोड़ा टूट फूट ज्यादा हो गई, दिक्कत ज्यादा हुई, कॉस्ट ज्यादा आ गई, प्रॉफिट कम आया, बट आपने धीरे धीरे उसी काम को करते चले जाओगे तो एफिशिएंसी बनने लग जाती है। एफिशिएंसी में क्या होती है? कॉस्ट और टाइम आपका कम लगता है, ठीक है ना, और बेस्ट मैनर में आप काम करते हो जिससे प्रॉफिट क्या होता है? हाई हो जाता है। तो उसने बोला इट हेल्प्स इन, ये मदद करता है अचीव करने में एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। एफिशिएंसी इन द कंपनीज डे टू डे ऑपरेशन, यानी कंपनी का जो काम चल रहा है डे टू डे उसमें एफिशिएंसी आपको लाके देगा ताकि बिजनेस क्या प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है ना, और उसके खर्चे कम हो जाए। क्लियर हो गया, यानी रिवेन्यू ज्यादा और एक्सपेंस क्या हो जाए? कम। बट इट हेल्प्स इन अचीविंग, ये मदद करता है लार्ज वैल्यू ऑफ कंपनीज वर्थ, यानी कंपनी के जो शेयर की जो वैल्यू है इसको बढ़ाने की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसमें हेल्प करेगा आपकी, ठीक है ना। इसका यूज इसलिए होता है विच में रिफ्लेक्ट, जो कि आपको दिख सकता है कैसे? आपको मार्केट शेयर ना इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, कंपनी की वर्थ बढ़ रही है, कंपनीज वर्थ, कंपनीज की नेट वर्थ बढ़ती चली जा रही है। कैसे पता चलेगा? उसकी मार्केट शेयर देख लो बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे रिलायबिलिटी की बात करें, देखो मैं डीप नहीं जा रहा हूं, जितना लिखा है बस उससे रिलेटेड बातें कर रहा हूं, ज्यादा डीप जाया जा सकता है बट नहीं, उतनी जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। रिलायबिलिटी की बात करें, ठीक है ना, तो रिलायबल है कि नहीं है, भरोसेमंद की बात करें तो उसने बोला इन द न्यू बिजनेस एनवायरमेंट, जो आजकल जो चल रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को क्या माना गया है? अनरियलिस्टिक माना जाता है। क्या माना जाता है? अनरियलिस्टिक माना जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, इनएप्रोप्रिएट माना जाता है, अनुपयुक्त, एक होता है एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, अनुपयुक्त माना गया है, और इमोरल यानी अनैतिक माना गया है। तो इसने बोला न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अनरियलिस्टिक, डिफिकल्ट, इनएप्रोप्रिएट और इमोरल बताया गया है। जबकि इट ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव वो एंश्योर करता है, वो बताता है अगर आपकी वेल्थ अच्छी हो रही है तो उसका मतलब फेयर, यानी अच्छा खासा रिटर्न, फेयर मतलब होता है सही रिटर्न, अच्छा रिटर्न आपको किसको मिल रहा होगा? शेयर होल्डर को, यानी फेयर रिटर्न मिल रहा होगा शेयर होल्डर को, यानी बेस्ट मैनर में, ठीक है ना। और रिजर्व फंड्स हो रहे हैं किसके लिए? फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, और पैसा आपको बचाया गया है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, फ्यूचर में ग्रोथ करनी है, ठीक है, एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए ये बेनिफिट आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देती है। उसके अलावा प्रमोटिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन मैनेजमेंट में प्रमोट करना तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपको इस टाइप का भरोसा दे सकती है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा वैसे कुछ खास भरोसा नहीं दिलाएगा, बट ये दिला देगा आपका एक तो फेयर रिटर्न मिलेगा, शेयर होल्डर्स को बेस्ट रिटर्न मिलेगा, रिजर्व फंड यानी फंड को बचाया रहेगा यहाँ पे, ताकि ग्रोथ और जो एक्सपेंशन करना यानी विस्तार करना उसमें बेनिफिट रहेगा आपके लिए, और प्रमोट करेगा ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी पैसों से रिलेटेड है जो भी है वो डिसिप्लिन मेंटेन करके कहाँ पे? मैनेजमेंट में। क्लियर हो गया। तो होप सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मैंने काफी कंटेंट आपको दे दिया, ठीक है ना। फिर भी कोई कमी रह गई है तो उसके लिए क्षमा, ठीक है, मांगता हूं। तो इस वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है ना, और मिलेंगे किसी एक नए डिफरेंस में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बट हाँ, जाने से पहले एक चीज बता दूं, अगर आप बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम वाले हो तो मैं भी ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस डालता रहता हूँ। देखो स्टार्टिंग में जो डिफरेंस लेते तो उस टाइम पे माइक का दिक्कत था, तो माइक नहीं थी, लाइट का इशू हो रखा था थोड़ा बहुत, तो इसलिए थोड़ा वीडियोस बेकार रही हुई स्टार्टिंग के, बिल्कुल स्टार्टिंग में। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट वीडियोस में आई हुई है, और आप ना प्लेलिस्ट में जा सकते हो की डिफरेंस वाले, की डिफरेंस में आपको मैक्सिमम आई थिंक 100 से ऊपर ही डिफरेंस मिलेंगे जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो 100 से ऊपर डिफरेंस आपको मिल जाएंगे, जो हो सकता है आपको जो चाहिए आप कहीं और ना जाना पड़े, यही आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे सारे, ठीक है ना। और मैं आगे फ्यूचर में डिफरेंस डालता रहूंगा जो कि आपके इन लेवल पे क्या है आपको बहुत मदद करेगा। इवन क्लास 11, क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी डिफरेंस डालता रहता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।